गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट पोटेंशियल स्टेप पर। और पोटेंशियल स्टेप का जो केस है वो है पार्टिकल की एनर्जी जो है वो किससे कम है, पोटेंशियल एनर्जी से कम है। स्टूडेंट इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं जो पार्टिकल की एनर्जी थी वो किससे ज्यादा थी, पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा थी। ये वाला केस हम स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाला लेक्चर स्टडी करना है तो इससे पहले इस वाले लेक्चर के कंसेप्ट क्लियर करने होंगे ताकि ये वाला लेक्चर हमें इजीली समझ में आए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो चलिए बात करते हैं पोटेंशियल स्टेप पर। स्टूडेंट पोटेंशियल स्टेप को हम सिंगल स्टेप बैरियर के नाम से भी जानते हैं। और बैरियर क्या काम करता है, एक रुकावट का काम करता है। तो स्टूडेंट यहां पर जो पोटेंशियल है ना वो किसका काम करने वाला है, रुकावट का काम करने वाला है। और ये जो रुकावट आने वाली है ना वो सिर्फ एक स्टेप के ऊपर आने वाली है। चलिए मैं अब इस रुकावट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सब ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, जब आप अपने घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर से छत पर जाना चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, स्टेयर्स का यूज करते हैं। और वो स्टेयर्स किस टाइप में बनी होती हैं स्टूडेंट, कुछ इस टाइप में बनी होती हैं, इस टाइप में बनी होती हैं, ऐसे बनी होती हैं। यहां पे हम टॉप पे पहुंच जाते हैं, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पौड़ी बोलते हैं। ये फर्स्ट पौड़ी है, यहां से ये फर्स्ट पौड़ी है, यहां से ये यहां तक फर्स्ट पौड़ी है। इसके बाद ये सेकंड पौड़ी स्टार्ट हो गई, इसके बाद थर्ड पौड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हम सिर्फ फर्स्ट पौड़ी की बात करना चाहते हैं, यानी कि मैं यहां से ऊपर बात नहीं करने वाला। अपने इस केस के अंदर मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं। और आपको रुकावट दिखाई दे रही होगी, रुकावट कहां पर आई है, यहां तक मैं स्ट्रेट चला हूं, कोई रुकावट नहीं आई है। इस पोजीशन के ऊपर जाते ही एकदम से ये रुकावट आई है। तो अगर स्टूडेंट इसको हम ग्राफिकली समझें तो मैंने ये एक ग्राफ बना दिया है, ये इसको ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस को लिया और ये मेरे पास y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया है, पोटेंशियल लिया है। पोटेंशियल किसका फंक्शन है, मेरा x का फंक्शन है। यानी कि मेरे पास देखिए स्टूडेंट एक रीजन ये बन गया और एक रीजन ये बन गया, दो रीजन है। इन दो रीजन में क्या वर्किंग है देखिए, यानी कि एक ये पोजीशन है जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर x इज इक्वल टू 0। इधर x की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो x की सारी वैल्यू 0 से कम होंगी, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी। यानी कि रीजन 1 के अंदर x लेस देन 0 होगा, रीजन 2 के अंदर x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो इससे इधर इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे देखो आप पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, यानी कि इस केस में मैं आपको समझाऊं तो पोटेंशियल क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल के अंदर जो पहले 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था एकदम से चेंज आया, सडन चेंज आया है। और सपोज करो ये सडन चेंज कितना हो गया, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। एकदम से चेंज आया है, एकदम से रुकावट आई है। और ये रुकावट कितने पोटेंशियल की है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं V0 का। इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूं पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे मैं कितना भी चलूं तो ये पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मेरे पास सिंगल स्टेप बैरियर है तो डिफरेंट केस बनेंगे, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं सिंगल स्टेप बैरियर की। तो ये रुकावट स्टूडेंट आगे तक x की वैल्यू को आप कितनी भी इंक्रीज कर लो, ये कितनी रहने वाली है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने वाली है। तो हमारे पास दो केस बने हैं, एक ये केस है और एक ये केस है। इस केस में रीजन 1 का नाम मैंने दिया है, इस केस में मैंने इसको रीजन 2 का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स क्या स्टडी किया आपने, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू 0,
इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट, इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, कितनी चल रही है, वी नॉट चल रही है। तो इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पोटेंशियल स्टेप लिख सकते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के बाद। तो क्या बनेगी, आप बताइए मेरे को, वी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनने वाली है। किस रीजन के अंदर जीरो बनने वाली है, इस रीजन के अंदर, 1 के अंदर, जहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। इसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनने वाली है, वी नॉट बनने वाली है। कितने, किस रीजन के ऊपर, एक तो x इज इक्वल टू जीरो पर, एक x ग्रेटर देन जीरो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास रीजन 1 है और x ग्रेटर देन जीरो का रीजन 2 है। इन दोनों रीजन के अंदर हम पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं एज वेल क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैं आपको क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करवा रहा हूं। देखिए, क्लासिकल कंसेप्ट कहां पर अप्लाई होते हैं, आप सब जानते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट उन पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होते हैं जिन पार्टिकल को हम देख सकते हैं। तो यहां पर हम क्लासिकल कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और इसके पास जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी E है। इस रीजन के अंदर टोटल एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन के अंदर क्या है, जीरो है। और ये पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, ऐसे मूव कर रहा है। तो इसको इस रीजन में कोई भी पोटेंशियल को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये इस पोटेंशियल को फेस करेगा तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, अगर इसकी ये वाली एनर्जी जो है अगर इस पोटेंशियल से कम है, यानी कि E की जो एनर्जी है वो V नॉट से कम है, यानी कि इस रुकावट से इसके पास एनर्जी कम है, तो ये इस रुकावट को नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा और क्या कर जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, यानी कि अगर इसकी एनर्जी, इसके पास जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरे को इस दीवार को तोड़ना है तो इस दीवार में जो एनर्जी है उस एनर्जी से मेरे को इस दीवार के ऊपर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी ये दीवार टूट सकती है, अदरवाइज ये दीवार नहीं टूटने वाली। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्लासिकल फिजिक्स ये कह रही है अगर इस पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट से कम है तो पार्टिकल हमें इस रीजन में नहीं मिलने वाला। क्लासिकल फिजिक्स का ये कहना है। पार्टिकल क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। जब टोटली रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स के स्टूडेंट आप कंसेप्ट जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट किन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होते हैं, यानी कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और जो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं स्टूडेंट, वो कैसा बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक एज ए वेव, यानी कि वो वेव की तरह बिहेव करते हैं ऐसे। और इस वेव के साथ कौन एसोसिएट है, पार्टिकल एसोसिएट है। उस पार्टिकल की एनर्जी अगर इस पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है स्टूडेंट, हमें इस रीजन के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इस रीजन के अंदर हमें पार्टिकल नहीं मिलने वाला। यानी कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं जो ये रीजन 2 है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, इसमें वेव फंक्शन नंबर 1 क्या नहीं होगा, वेव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कैसी होने वाली है स्टूडेंट, नॉन जीरो होगी। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है रीजन 2 के अंदर, तो स्टूडेंट हम ये नहीं कह सकते, हम ये सर्टेन नहीं हो सकते कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल तो हमें नहीं मिलेगा। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो यहां पर पार्टिकल के पाए जाने की कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं, हम उन्हीं संभावनाओं को स्टडी करना चाहते हैं। अब इसका मतलब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट,
रीजन 1 और रीजन 2 के अंदर हम पार्टिकल की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन को जानना चाह रहे हैं। तो अगर हमें पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है तो हमें स्क्रोडिंजर ने क्या कहा था, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप उस इक्वेशन को अपने केस में इंप्लीमेंट करने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। वो सॉल्यूशन आपको उस पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो हमें सबसे पहले स्क्रोडिंजर के द्वारा कौन सी इक्वेशन को लेना होगा, टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल इक्वेशन को लेना होगा, क्योंकि जो ये केस है कैसा है, वन डायमेंशन है, एक्स की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ किसका फंक्शन है, हमारे पास पोजीशन का फंक्शन है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, एक्स का, पोजीशन का, टाइम का नहीं है। तो हमें यहां पर क्या लेना होगा, स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लेना होगा, जो क्या थी हमारे पास, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर निकाल लूं। सॉल्यूशन कौन बताएगा हमें, साइन बताएगा। यानी कि इस रीजन के अंदर अगर मैं इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करूं तो इस रीजन के अंदर पहली बात मैं करूं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। दूसरा, इस रीजन के अंदर, रीजन 1 के अंदर पार्टिकल की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन कौन देने वाला है, साई 1 वेव फंक्शन देने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे साई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, रीजन 1 के अंदर इन रीजन 1 जो मेरे पास कौन सा है, x लेस देन 0 है। तो हम इसके अंदर इस स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को इंप्लीमेंट करें तो क्या बन गई, देखिए, डी स्क्वायर साई 1 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास 0 बन गई। तो ये हमारे पास e इंटू साई 1 इज इक्वल टू 0 ये बन गई। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को पुट कर दिया, इस क्वांटिटी को पुट कर दिया हमने सोल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को क्या पुट कर दिया, डी स्क्वायर साई 1 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने k1 स्क्वायर क्या पुट किया है, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट सेपरेट के अंदर, k1 स्क्वायर मैंने क्या पुट कर लिया है, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, क्योंकि मैं ये वैल्यू बाद में यूज करने वाला हूं। तो हमारे पास k1 स्क्वायर की वैल्यू ये पुट की है, तो स्टूडेंट ये क्या बन गई है, एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और आप इस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, ये हम लिख लेते हैं डी स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इज इक्वल टू साई 1 इज इक्वल टू 0, यही तो सोल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर साई 1 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि साई 1 तो क्या है, इस रीजन के अंदर हमें पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो क्या 0 हो गया यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही 0 होगा। जब हमने इसको सोल्व किया तो यहां से हमने क्या कर दिया, डी स्क्वायर इसको उधर लेके गए माइनस k1 स्क्वायर, और ये इसको सोल्व किया तो स्टूडेंट ये क्या बन गया हमारे पास, d की वैल्यू क्या बन गई, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा k1। यानी कि हमारे पास d की दो वैल्यू हैं, क्या क्या वैल्यू है, एक d की वैल्यू आइटा k1 है, दूसरी क्या वैल्यू है, आइटा माइनस आइटा k1 है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो हमें क्या मिलने वाला है, आपको पता है वो क्या बनता है, देखिए, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, साई 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, साई 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमारे पास दो रूट बनेंगे, तो एक तो मैं कांस्टेंट a से लिख देता हूं, आइटा k1x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x, यानी कि मेरे पास ये सॉल्यूशन बनने वाला है। तो मैं इसको भी साइड में लिख लेता हूं स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसकी बार बार यूज करूंगा। तो ये साई 1 जो है ये क्या है मेरे पास, जो ये हमें
पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देने वाला है, किस रीजन के अंदर, रीजन 1 के अंदर देने वाला है, माइनस आइटा k1x। इसमें स्टूडेंट देखिए, जो ये क्वांटिटी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, अभी आपने पोटेंशियल स्टेप स्टडी किया था। ये मेरे पास क्या थी, देखिए इंसिडेंट वेव थी, ऐसे इस बैरियर के ऊपर इंसिडेंट की थी, और इस केस में इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब वेव किधर मूव कर रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए एक्स एक्सिस मूव कर रही है। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में सिर्फ कौन मूव कर रही है, इंसिडेंट वेव मूव कर रही है। यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली है, इंसिडेंट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी पहले तो ये क्वांटिटी। यानी ये क्वांटिटी हमें किस पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, इन जो पार्टिकल इंसिडेंट वेव के साथ एसोसिएट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली है। तो ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंसिडेंट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, psi1 इज इक्वल टू साई इंसिडेंट। तो यहां पर अगर मैं इसको सेपरेट में अगर ऐसे भी लिखूं तो ये क्वांटिटी साई इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इंसिडेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं a e⁻k1x, ठीक है। और ये क्वांटिटी देखिए यहां पर माइनस क्वांटिटी है, तो माइनस यानी कि वेव किधर ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऐसे ही तो ट्रेवल करेगी, एक्स की वैल्यू माइनस इधर ही तो है। तो यानी कि ये वाली क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करने वाली है, रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट करने वाली है। कौन से रीजन के अंदर, रीजन 1 के अंदर, ठीक है। ये सारी मैं बात किस में कर रहा हूं, रीजन 1 के अंदर बात कर रहा हूं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये क्वांटिटी, ये किसको बताएगी, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फंक्शन के रिप्रेजेंट करने वाली है ये वाली टर्म। तो इस टर्म को मैं क्या कह दूंगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये रिफ्लेक्टेड वेव का क्या है, वेव फंक्शन है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, रिफ्लेक्टेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो यहां से साई क्या बन गया, ये रिफ्लेक्टेड, और इसकी वैल्यू क्या बन गई, b इंटू e⁻⁻k1x, और a b क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं रीजन 2 के अंदर। रीजन 2 के अंदर क्या क्या देखने को मिला है स्टूडेंट, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, सडन चेंज हो गई, और कितनी चेंज हो गई, v की वैल्यू रीजन 2 के अंदर, इन रीजन सेकंड, जो मेरे पास x ग्रेटर देन 0 है, ये रीजन है, ठीक है। इस रीजन के अंदर हमें क्या, किसको पहले अप्लाई करना है, इस क्रोंडिजर वेव इक्वेशन को अप्लाई करना है। इस क्रोंडिजर वेव इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो क्या क्या चेंज आने वाला है, उसमें v की वैल्यू नंबर 1 क्या हो जाएगी, v0, और दूसरी वेव फंक्शन की वैल्यू यहां पर इस रीजन के अंदर psi2, यानी कि ये psi2 जो है ना, ये हमें किसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, जो पार्टिकल इस रीजन के अंदर है उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या बन गया, d² psi2 ओवर dx² प्लस 2m/h²। यहां पर देखिए अब e-v0 psi2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो क्वांटिटी बड़ी है ना, अब मैं आपको समझाऊं, देखिए यानी कि ये जो e-v0 है, e-v0 ये स्मॉल क्वांटिटी है, ये लार्ज क्वांटिटी है। लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्वांटिटी क्या आने वाली है, माइनस आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस क्वांटिटी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, v0 माइनस e, ये भी तो मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर ये बड़ी है, ये छोटी है, यानी कि इसमें से मैं ऐसे लिखूं तो क्या लिखूं, इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं और क्या लिख दूं, इसको माइनस में से कॉमन निकालूंगा तो v0 माइनस e, ये भी तो लिख सकता हूं। देखिए क्योंकि अब v0 तो बड़ी हो गई तो ये वाली तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव मान लो इसकी वैल्यू सपोज करो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई।
और ये माइनस बाहर है, यानी कि इसकी वैल्यू इस केस में यही तो आने वाली है। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख लूं, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लूं, डी स्क्वेयर साई 2 ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर वी नॉट माइनस ई इंटू साई 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख दूं। और स्टूडेंट इस क्वांटिटी को पुट कर लो K2, यानी कि मैं क्या पुट कर दूं, K2 किसको पुट कर दूं, K2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इस क्वांटिटी को, इसको 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई, इसको पुट कर दूं। यही वैल्यू मेरे को यूज करनी है, इसलिए मैं इनको साइड में लिख रहा हूं, इनको मैं रब कर दूंगा। तो यहां से ये क्वांटिटी क्या बन गई, देखिए स्टूडेंट, डी स्क्वेयर साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 स्क्वेयर साई 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और इस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, डी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर के 2 स्क्वेयर साई 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर साई 2 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देने वाला है इस रीजन के अंदर। तो ये वाली क्वांटिटी को हमने 0 कर दिया, डी स्क्वेयर माइनस के 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट ये क्या बन गया, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू K2 का स्क्वायर, और डी के हमारे दो रूट आ गए, डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस K2। यहां पर आइटा नहीं आया है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो यहां पर इसकी हेल्प से हम रीजन 2 के अंदर वेव फंक्शन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या बन गया स्टूडेंट, देखिए साइड 2 क्या बन गया हमारे पास, हमें एक कांस्टेंट डालना होगा, e रेज टू पावर, पहले मैं माइनस K2x लिख रहा हूं, माइनस वाले टर्म पहले ले रहा हूं, प्लस डी इंटू ई रेज टू पावर प्लस K2x। अब देखिए यानी कि हमारे पास वेव फंक्शन साई 2 क्या बना है यहां पर, दैट इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस K2x प्लस डी ई रेज टू पावर प्लस K2x, ये बना है। अब देखिए इस रीजन की मैं बात करूं तो ये क्वांटिटी तो किसको इंसिडेंट कर रही है, इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि हमारा वेव लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोपगेट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाली क्वांटिटी क्या कह रही है, वेव प्रोपगेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्वांटिटी रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं इसकी बात करूं तो यानी कि मैं रीजन 2 की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास रीजन 2 के अंदर कोई ट्रांसमिटेड वेव है, ये ट्रांसमिट कर गई, तो जैसे जैसे वो प्रोपगेट कर रही है इस रीजन के अंदर, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। x की वैल्यू क्या बढ़ रही है, लार्ज हो रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू लार्ज हो रही है तो मैं लार्ज करता करता यहां पर कहां पर पहुंच गया, इंफिनिटी के ऊपर, यानी कि x टेंड टू क्या कर गया, इंफिनिटी कर गया। तो उस केस में ये वाली क्वांटिटी e रेज टू पावर K2x किसको टेंड कर जाएगी, e रेज टू पावर इंफिनिटी को, और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इंफिनिटी होती है। आप जानते हैं e की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 की पावर इंफिनिटी करोगे तो वो किसको टेंड कर जाएगी, इंफिनिटी को। इसका मतलब जब इसमें यहां पर मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये इस वेव फंक्शन को क्या बना देगी, साई 2 को क्या बना देगी, इनफाइनाइट बना देगी। जबकि हमने वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेव फंक्शन की वैल्यू स्पेस के अंदर नंबर 1 तो क्या होगी, फाइनाइट होगी, फाइनाइट होगी। नंबर 2 कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। नंबर 3 क्या होगी, सिंगल वैल्यूड होगी। तो यहां पर तो ये बाउंड्री कंडीशन ऐसी, x की वैल्यू अगर लार्ज ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं यहां पर ये आपको यही एक कंसेप्ट आने वाला है। अगर यहां पर ये x की वैल्यू लार्ज होगी तो क्या होगा, x की वैल्यू लार्ज होगी तो देखिए हमारा ये वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, वेव फंक्शन फाइनाइट होगा। तो ये वाली चीज तो x की लार्ज पर तो हम स्टडी नहीं करने वाले, पहली बात।
एक्स की स्मॉल वैल्यू पे स्टडी करेंगे, ठीक है, नंबर 1। इसका मतलब x की लार्ज वैल्यू पर तो ये वेव फंक्शन क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है, जो बाउंड्री कंडीशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, वायलेशन हो रहा है बाउंड्री कंडीशंस का। तो हमें इस क्वांटिटी में इसको क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा। तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमने यानी कि रीजन 2 के अंदर हमारा सिर्फ जो वेव फंक्शन बचा है वो क्या बचा है, ये बचा है, यानी डी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, जिसकी वजह से ये वेव फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या बन गई है, ये बन गई है। तो हमारे पास इस रीजन में डी की वैल्यू को 0 करने के बाद क्या बच गया, सी ई रेज टू पावर माइनस k2x, ये बच गया। अब स्टूडेंट यानी कि ये जो है ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांसमिटेड वेव के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला है। इसका मतलब ये क्या चीज है, ट्रांसमिटेड वेव का वेव फंक्शन है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं साई2, इसको इधर ही मैं इसके आगे लिख दूं, ये लिख दूं दैट इज इक्वल टू साइन ट्रांसमिटेड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो ये ट्रांसमिटेड वेव के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को निकालूं ए, बी और सी की, तो हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस को यूज करना होगा। देखिए सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस कौन सी यूज करेंगे हम, वो देखिए। हमारे पास नंबर 1 वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, कहती है वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। और दूसरी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। हम वेव फंक्शन की वैल्यू प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड होगी। आप इनको लिखते रहना। दूसरी चीज को जब स्टडी किया, इस इक्वेशन में से जो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है E जो है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू एनर्जी कभी भी स्पेस के अंदर इनफाइनाइट नहीं हो सकती। अगर ये सारी चीजें फाइनाइट हैं तो इस क्रोनिजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को देखो, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट। तो जो हमारे पास ये डी स्क्वेयर साई है ना स्टूडेंट, कौन सी क्वांटिटी, डी स्क्वेयर साई और डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू स्टूडेंट इनफाइनाइट तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाली, क्या होगी, फाइनाइट होगी। यानी कि फाइनाइट का मतलब सपोज करो 2 आ गया, ये आ गया, ये 2 कब आया है, यानी कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 कब आई है, जब डी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या रहा होगा, दैट इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 2x रहा होगा, तब ये आई है। इसका मतलब हमारे पास जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसकी इस डबल डेरिवेटिव फाइनाइट 2 कब आया है, जब आया होगा जब इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या रहा होगा, 2x, और ये 2x आ गया। तो ये क्या चीज है, कैसी है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस है। x की वैल्यू कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो रही है, यानी कि मैं चल रहा हूं यहां पर भी डिसकॉन्टिन्यू नहीं हुआ हूं। इसका मतलब ये क्या बाउंड्री कंडीशन क्या कहना चाह रही है, इस बाउंड्री के ऊपर जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, इसके ऊपर हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू डी साई 1 की, मतलब इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर डी साई 2 जो इस रीजन के अंदर है, ये दोनों इसके ऊपर क्या है, सेम है, कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारे पास कंडीशन क्या कहना चाह रही है, जो डी साई 1 है ये कॉन्टिन्यूअस है, इज इक्वल टू है डी साई 2 डी एक्स, कहां पर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है ये। अगर स्टूडेंट मैं इसकी बात करूं तो ये अगर 2x आया है, कॉन्टिन्यूअस आया है, तो इसका मतलब मैं यहां पर अब आपको समझा दूं, यहां पर तो इसमें वेव फंक्शन की वैल्यू जरूर क्या रही होगी, 2x, यानी कि x स्क्वायर रही होगी, 2x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो 2x आएगा, डबल डेरिवेटिव लोगे तो 2 आएगा। तो ये x स्क्वायर भी तो क्या चीज है, कॉन्टिन्यूअस है,
यानी वेव फंक्शन भी तो क्या है, मैं वही तो कह रहा हूं, सिंगल वैल्यूड होगा, फाइनाइट होगा और कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस ही तो है, या इसका मतलब ये बाउंड्री, ये क्या कहना चाह रहा है, इस रीजन के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर, इस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर, इस रीजन का वेव फंक्शन और इस रीजन का वेव फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, सेम वैल्यू है इस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर। यानी कि क्या बन गया, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन साई 1 इज इक्वल टू साई 2 कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ये मेरे पास सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है, ये मेरे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, आपको इसको समझना होगा। तो जब हमने इन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई किया इन वेव फंक्शंस के ऊपर, ये इस पे और इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या निकल के आई, देखिए। अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमारे पास क्या बना है, इस रीजन के अंदर बाउंड्री कंडीशंस, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट क्या आएगा, देखिए डी साई 1 निकालो पहले, डी साई 1 ओवर डी एक्स, रीजन 1 की बात कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ए ई रेज टू पावर आइटा के 1x इंटू आइटा के 1x का आइटा के 1, इसके बाद इसका प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आइटा के 1x और इसका माइनस आइटा के 1। ये कहां पर है, x लेस देन 0 रीजन के अंदर। यहां पर कौन सी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डी साई 1 इज इक्वल ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो देखिए 0 पुट करोगे तो a आइटा के 1 दोनों को कॉमन निकाल लो। यहां से क्या आ गया, a क्योंकि e की पावर 0 1, यहां पर माइनस है, ये माइनस आइटा के 1 कॉमन, b और इसकी वैल्यू हमारे पास 1, ये ठीक है। ऐसे ही यहां पर डी साई 2 निकालो, डी साई 2 ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो c ई रेज टू पावर माइनस के 2x और माइनस के 2, और x इज इक्वल टू 0 पे मैं यहीं पर कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 1, तो c माइनस के 2 ये बन गई। और पहली बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये वेव फंक्शन इसके बराबर होगा, तो यानी कि मैं इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, आइटा के 1 a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी के 2। तो यहां से स्टूडेंट ये क्या बन गया, देखिए a माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाल ली, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको नीचे ले गया c के 2 अपॉन आइटा के 1, और इसको हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, यहां से आइटा से मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, आइटा से ही डिवाइड कर दूं, यानी माइनस आइटा सी के 2 अपॉन आइटा स्क्वायर के 1। तो ये क्या बन गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या बन गया, यहां से हमारे पास प्लस आइटा के 2 अपॉन के 1 इंटू सी बन गया, ये बन गया हमारे पास। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू ये आ गई। अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करता हूं, यहां पर एट x इज इक्वल टू 0 दोनों बराबर करता हूं, तो यहां से देखो 0 1, ये 0 1, तो क्या बना हमारे पास a प्लस बी। तो यहां पर तो देखिए ये तो क्या बनी है, a माइनस बी इज इक्वल टू आइटा के 2 अपॉन के 1 सी। अब यहां पर क्या बनेगा, पहले सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन गया, c। अब मेरे को स्टूडेंट किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए b और c की, यानी कि रिफ्लेक्टेड की वैल्यू मैं निकालू किसके टर्म पे, इंसिडेंट की ही टर्म पे तो निकालूंगा, यानी b और c की वैल्यू को निकालने वाला हूं मैं किसकी टर्म में, a की टर्म में निकालने वाला हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, पहली बात। तो यहां पर b की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर देंगे और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए क्या आएगी, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये b से b कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, इधर स्टूडेंट 2a बच गया, इधर तो इधर हमारे पास क्या बचा 2a,
इज इक्वल टू, इधर इसको ऐड करोगे तो c कॉमन निकाल लिया हमने, और इसका 1, इसका तो 1 प्लस आइटा k2 अपॉन k1, ये बचा। और यहां पर क्या वैल्यू आई देखिए, इसको एलसीएम लोगे तो k1 c k1 प्लस आइटा k2 अपॉन k1, ये आ गया। और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c कम्स आउट टू बी, इसको इधर ले आओ 2k1, इसको 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 आइटा k2, क्योंकि आइटा है साथ में और a बाहर मैंने लिख लिया, एक ही टर्म में लिखा है। तो स्टूडेंट c की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो c की वैल्यू देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, और मैं यहां पर लिख रहा हूं तो c की वैल्यू क्या बनने वाली है स्टूडेंट, देखिए कांस्टेंट की वैल्यू हमें चाहिए, c की वैल्यू क्या बन गई यहां से 2k1 अपॉन k1 प्लस आइटा k2 इंटू हमने किसकी टर्म में निकाल लिया, हमने a की टर्म में निकाल लिया। अब स्टूडेंट मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, अब b की वैल्यू निकालनी है और इन टर्म ऑफ a निकालना है। तो b की वैल्यू को निकालेंगे ना, तो यहां पर देखिए जो c की वैल्यू है ना, हम ये c की वैल्यू को उठाएंगे और यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर पुट करोगे तो क्या आ गया, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर पुट करेंगे तो 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 आइटा k2 इंटू ए है, ठीक है। अब यहां से जब ये मैं पुट कर रहा हूं तो यहां से देखिए क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, इसको मैं इधर ले लूं, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, b इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाऊंगा तो a को कॉमन निकाल लेंगे और यहां पर क्या बचेगा 2k1 अपॉन k1 प्लस आइटा k2 और -1 बच गया हमारे पास, -1 इंटू ए को कॉमन निकाले क्योंकि इसको a इधर लेके आएंगे तो माइनस। अब इसको एलसीएम अगर मैं लूं तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए स्टूडेंट आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या बना हमारे पास, ये माइनस के साथ जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास 2k1 माइनस k1 और माइनस आइटा k2 अपॉन एलसीएम ले लिया हमने इसका प्लस आइटा k2 इंटू ए। तो ये क्या बना हमारे पास, b की जो वैल्यू बनी है क्या बन गई हमारे पास k1, ये +2 का है ये माइनस का है, तो k1 माइनस आइटा k2 अपॉन k1 प्लस आइटा k2 इंटू ए, ये हमारे पास b2 की वैल्यू, b की वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू स्टूडेंट क्या बन गई, यहां पर मैं लिख दूं इसको, b की वैल्यू क्या बन गई k1 माइनस आइटा k2 अपॉन k1 प्लस आइटा k2 इंटू किसकी टर्म में निकाली है हमने, a की टर्म में निकाली, ठीक है। तो हमारे पास अब इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या बन गया, इंसिडेंट वेव फंक्शन तो ये बन गया। b की वैल्यू को मैं लिखूं तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन इन टर्म ऑफ a। तो यहां b की वैल्यू क्या बन गई, यहां पे लिख देंगे k1 माइनस आइटा k2 अपॉन k1 प्लस आइटा k2 इंटू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x। ऐसे ही ट्रांसमिटेड क्या बन गया मेरे पास, ट्रांसमिटेड की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वेव फंक्शन ट्रांसमिटेड दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो ये क्या बन गया 2k1 अपॉन k1 प्लस k आइटा k2 a e रेज टू पावर माइनस k2x, ये आ। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या स्टडी करना है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि हमें रीजन 2 के अंदर पार्टिकल का वेव फंक्शन नॉन जीरो होगा। देखिए हमने बात की ना, तो रीजन 2 के अंदर पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है ना वो क्या है, नॉन जीरो है, बिल्कुल है वहां पर।
अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन नॉन जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पर जीरो है। यानी कि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2। है यहां पर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की, तो हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स को निकालना होगा। और स्टूडेंट, मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को आपको फर्स्ट केस के अंदर समझा चुका हूं। कैसे निकाला था, हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को डिफाइन किया था, और क्या डिफाइन किया था वो मैं यहां पर अब नहीं समझाने वाला हूं क्योंकि ये लेक्चर बड़ा लेंथी बन जाएगा अदरवाइज। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हमने जो डिफाइन किया था स्टूडेंट, क्या डिफाइन किया था, दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की दो वैल्यू आई थी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, आपको स्टडी करना है तो इससे पहले वाला लेक्चर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स आप देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स को हमने डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। ये मैं बता देता हूं आपको क्यों हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को रिफ्लेक्टेड करंट एंड इंसिडेंट करंट की फॉर्म में क्यों निकाला है, क्योंकि हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी है, किस चीज की है, करंट डेंसिटी की है। मींस हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को स्टडी किया हुआ है, तो हम उसकी हेल्प से रिफ्लेक्टेड करंट और ट्रांसमिटेड करंट निकाल लेंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूं स्टूडेंट, आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का लेक्चर भी यहां पर स्टडी करना होगा, जो मैं ड्राइव कर चुका हूं, तो आप समझ लीजिएगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या डिफाइन किया था हमने स्टूडेंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स को डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि मैंने कहा था कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। 1 से बराबर कब आएगी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी कि जो इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट की वैल्यू तो ज्यादा होगी जब ये किसी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करती है तो 100% कुछ ना कुछ इसका कुछ पार्ट मीडियम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जितना इंसिडेंट है उतना रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है अगर ट्रांसमिशन जीरो है तो यानी कि ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की वैल्यू 1 से कम आती है। अगर आइडियल केस है तो जितना इंसिडेंट हुई है उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर कोई भी और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तभी तो ये हमने डिफाइन किया था, ठीक है। यानी कि ये बड़ी है ये छोटी है तो वैल्यू 1 से कम है। 1 कब है, जब ये दोनों बराबर है, आइडियल केस है तब। तो चलिए मैं ट्रांसमिशन की बात करें ऐसे ही, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो इसको हमने क्या लिखा था, देखिए मैग्नीट्यूड में लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट, तो मैं जे से लिख रहा हूं, जे रिफ्लेक्टेड, यानी कि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंसिडेंट हमें यानी कि निकालना है ये, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे ट्रांसमिटेड, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंसिडेंट। ठीक है, मैं इस पूरे लेक्चर को स्टूडेंट, पूरे टॉपिक को एक ही लेक्चर में समझाना चाह रहा हूं ताकि डिसकंटिन्यूटी ना आए। तो यहां पर देखिए आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें जे रिफ्लेक्टेड निकालना होगा, रिफ्लेक्टेड करंट निकालना होगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को यूटिलाइज किया, और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या कहती है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो क्या होती है, देखिए एच कट अपॉन 2 आइटा एम साई स्टार, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वेव फंक्शन का, इसके बाद माइनस वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट
ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन, ये है। लेकिन यहां पे हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए, तो इसका मैं आधा कर दूं, तो यानी कि जे हमें क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ किसका, रियल पार्ट चाहिए, तो इसको मैं आधा कर दूंगा, एक क्वांटिटी चाहिए एच कट, तो आइटा एम, और हमें सिर्फ ये चाहिए साई स्टार पार्शियल डेरिवेटिव और एक्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसका रिफ्लेक्टेड करंट निकालूंगा तो मैं कौन से रीजन की बात करने वाला हूं, फॉर रीजन x लेस देन 0। सबसे पहले मैं इंसिडेंट करंट की बात कर लूं, तो जब अगर इसको इसको x लेस देन 0 में अप्लाई करोगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ, देखिए अब यहां पर मैं चेंज कर दूंगा आइटा एम, तो हम यहां पर वेव फंक्शन किसका ले लेंगे, इंसिडेंट का, और यहां पर इंसिडेंट का, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब आप क्या लिखेंगे, तो यहां पर जे इस रीजन के अंदर किसकी आ रही है, ये इंसिडेंट की आ रही है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ एच कट आइटा एम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इंसिडेंट का डेरिवेटिव लेंगे, तो मैं एक ही टर्म में ले रहा हूं, मैं एक ही, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, तो ए स्टार ई रेज टू पावर माइनस आइटा के 1x, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए ई रेज टू पावर आइटा के 1x इंटू आइटा के 1, ये आ गया। ये दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो e की पावर 0 1 हो गया, तो ये मैं यही स्टेप खत्म कर दूं। देखिए आइटा k1 है, ये आइटा से आइटा कैंसिल, इस k1 को मैं आगे ले आऊं, ये आगे ले आया, यहां से ये खत्म, इन दोनों की पावर क्या है, सेम, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, e की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, और यहां पर क्या बच गया, a स्टार इंटू ए बच गया, इसको मैं इसके नजदीक ले आया तो ये बन गया, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये एच कट k1 अपॉन m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्फीयर। तो देखिए हम इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं ना स्टूडेंट, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p, और तो p की वैल्यू निकाल लूं h अपॉन लैम्डा, इसको इधर ले गया, इसको इधर, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से डिवाइड कर दूं, तो 2 पाई बाई लैम्डा तो k होता है, h अपॉन 2 पाई h कट। अब ये रीजन 1 के अंदर है तो k1 है, यहां पर p1 आ गया, तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, p1 अपॉन m इंटू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए मेरे पास क्या आ चुकी है, करंट, इंसिडेंट करंट आ चुका है, तो ये कितना आया है, जे इंसिडेंट मेरे पास कितना आया है स्टूडेंट, यहां पर जे इंसिडेंट में लिखूं तो कितना आया है, जे इंसिडेंट इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, p1 अपॉन m मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से अब देखिए, अब हम क्या निकाल लें, अब हम निकाल लें रिफ्लेक्टेड करंट। तो ये इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स अब हमें देखिए, रीजन इसी की बात कर रहे हैं हम, यहां पर देखिए अब चेंज क्या आने वाला है, तो हम ये बात करेंगे, तो इस रीजन के अंदर जे की वैल्यू हमें मिलने वाली है रिफ्लेक्टेड, तो हम रियल पार्ट की बात करेंगे, यहां पर क्या आएगा वेव फंक्शन में, रिफ्लेक्टेड, यहीं पर मैं चेंज कर दी, यहां पर क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास एक ही टर्म में ये वाला वेव फंक्शन है रिफ्लेक्टेड का, तो हम इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करेंगे तो देखिए जे रिफ्लेक्टेड कितना आ गया हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ एच कट आइटा एम, इसका हम क्या लें, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो ये वाली टर्म देखिए क्या बन गई, आइटा वाली सारी क्या बन जाएंगे हमारे पास, आइटा वाली सारी की सारी टर्म क्या बनने वाली है, प्लस माइनस, मतलब k1, यहाँ पर k1 है तो ये माइनस आइटा है तो यहाँ पर प्लस 1 हो गया, प्लस आइटा k2 अपॉन नीचे क्या आ गया, k1 माइनस आइटा
K2। ठीक है, एक क्वांटिटी तो ये हो गई। ई रेज टू ए स्टार, यहां से ए स्टार, ई रेज टू पावर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहा हूं ना यहां से, तो ई रेज टू पावर माइनस आइटा K1x, माइनस है ये, यहां पर माइनस था तो ये प्लस बन गया। ठीक है, अब इसका मेरे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव एज इट इज आएगा K1 माइनस आइटा K2 अपॉन K1 प्लस आइटा K2। ठीक है, इंटू ये a, इसका डेरिवेटिव लेंगे e रेज टू पावर माइनस आइटा K1x, और क्या आ गया इसका, दैट इज इक्वल टू माइनस आइटा K1 माइनस माइनस आइटा K1, ये लिखना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लस है, कैंसिल, ये प्लस है कैंसिल आउट, ये माइनस है ये माइनस कैंसिल आउट, e रेज टू पावर आइटा K1x, e रेज टू पावर माइनस आइटा K1x, बेस सेम है, पावर जीरो e की पावर 0 1, तो ये भी क्वांटिटी 1 हो गई। तो क्या बच गया वो देखिए, इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एच कट अपॉन आइटा m। ये एच कट माइनस है तो माइनस आइटा K1 को मैं आगे लिख लू, और यहां से e की पावर 0 1, ये तो कट चुका है सारा, e की पावर 0 1, और क्या बचे मेरे पास a स्टार इंटू ए, यही तो बचा। अब यहां से ये आइटा बचा। अब इसमें देखिए रियल पार्ट क्या, ये तो रियल ही है, तो इक्वल टू हम इसको क्या लिख लें, इसमें रियल पार्ट अब खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब मैं नीचे लिख दूं यहां पर, तो क्या बचा जे रिफ्लेक्टेड क्या बना मेरे पास, माइनस एच कट K1 अपॉन m इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये क्या बताया था मैंने अभी P1, तो देखिए ये क्या बन गया, माइनस P1 अपॉन m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास जे रिफ्लेक्टेड कितना आ गया, जे रिफ्लेक्टेड कितना बन गया, माइनस P1 अपॉन m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी ट्रांसमिटेड करंट की, जे ट्रांसमिटेड करंट की। अब हम जे ट्रांसमिटेड करंट को निकालने वाले हैं। देखिए करंट डेंसिटी की हेल्प से ही तो निकालेंगे, तो अब हमें कौन सी इक्वेशंस को अप्लाई करना है, इस इक्वेशन में ये अप्लाई करना है। तो यहां पर मैं निकालू रीजन, कौन से रीजन के अंदर, x ग्रेटर देन 0 के अंदर। तो हमारे पास करंट डेंसिटी क्या बन गई, J की वैल्यू, J ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू, यहां पर H कट 2 आइटम यहीं पर अप्लाई कर दो। तो जब ट्रांसमिटेड को लिखोगे तो ये वेव फंक्शन ट्रांसमिटेड, थोड़ा एक स्टेप कम कर रहा हूं, ये ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो देखिए क्या बना, H कट अपॉन 2 आई टाइम। अब हमें यहां पर वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, ये वेव फंक्शन है, देखिए यही तो है। ठीक है, ट्रांसमिटेड का एक ही टर्म में। तो चलो हम ये ना लेते हुए ये ले लेते हैं अपना शॉर्ट में, जितना ये है तो C, यहां पर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो C स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो C स्टार, आइटा नहीं है, e रेज टू पावर माइनस K2x। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लोगे तो C e रेज टू पावर माइनस K2x, और माइनस K2 यही आएगा। ठीक है, अब आगे यहां पर माइनस निशान था, माइनस वेव फंक्शन एज इट इज C e रेज टू पावर माइनस K2x। इसका पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो C स्टार e रेज टू पावर माइनस K2x, और क्या आ गया माइनस K2, यही तो आएगा, देख लेना करके। स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो C स्टार आइटा नहीं है तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे C स्टार e रेज टू पावर माइनस K2x, और K2x का माइनस K2 हो गया। अब ये जो माइनस है इसको क्या कर देगी, प्लस। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बना ये, दैट इज इक्वल टू H कट अपॉन 2 आइटा m। यहां से देखिए C स्टार इंटू C,
और ये माइनस माइनस और K2 और e रेज टू पावर माइनस दोनों है तो -2k2x। अब यहां पर प्लस C स्टार मैं पहले लिख रहा हूं, C बाद में लिखा, ये K2 पहले लिख लिया, बेस सेम है, पावर e रेज टू पावर -2k2x। तो ये आ गया। अब ये देखिए ये प्लस क्वांटिटी है और ये माइनस क्वांटिटी कट गया तो 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास J ट्रांसमिटेड कितना आ गया, J करंट ट्रांसमिटेड तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। तो अब हम अगर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालें स्टूडेंट, तो क्या बन गई देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास रिफ्लेक्शन की अगर निकालूं तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो भी क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो R की वैल्यू क्या बन गई देखिए, हमारे पास R की वैल्यू क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो P1/m और मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। इसका हमने रिफ्लेक्टेड का लिया ना, रिफ्लेक्टेड का मैग्नीट्यूड लिया तो माइनस था, माइनस क्या बन गया, प्लस P1/m मोड ऑफ A स्क्वायर। ऐसे ही इंसिडेंट का लेंगे तो इंसिडेंट का P1/m मोड ऑफ A स्क्वायर, और ये कट गया हमारे पास एज इट इज पढ़ना। ऐसे ही ट्रांसमिटेड निकालू मैं, तो ट्रांसमिटेड की निकालोगे तो ट्रांसमिटेड करंट तो क्या है, 0 है, 0 डिवाइडेड बाई इंसिडेंट का मैग्नीट्यूड P1/m इंटू मोड ऑफ A स्क्वायर। अगर 0 को डिवाइड करोगे तो ये 0 आने वाला है। यानी कि यहां पर देखिए क्या पता चला, हमें ये पता चला है। अब मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाह रहा हूं। यहां से देखिए ये इंसिडेंट वेव है, ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 100% है, यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी कि ये जो इंसिडेंट वेव है ये क्या कर रही है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रही है। देयर इज नो ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। समझना यहां पर, इसका मतलब इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन कितना है, psi2 इज इक्वल टू C e⁻⁻ k2x है। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं देखिए, इन दोनों ने क्या बताया, जो ये इंसिडेंट वेव है ये क्या कर रही है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितना है, 1 है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 0 है। नो ट्रांसमिशन ऑफ दैट इंसिडेंट वेव इज टू बी टेक प्लेस, बट इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन इज टू बी नॉन जीरो। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज टू बी एग्जिस्ट इन द रीजन 2। तो अब हमें उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है और फिर स्टडी करना है क्या होता है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस रीजन में उसको कैलकुलेट करना है और फिर मैं स्टडी करवाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, यानी कि हम क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी को निकालें, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई, इसकी वैल्यू को निकालें। किसके अंदर निकालें, रीजन 2 के अंदर मैं बात कर रहा हूं ओनली। तो ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू साई स्टार ट्रांसमिटेड, और ये मेरे पास साई ट्रांसमिटेड। ये किसके अंदर है, रीजन x ग्रेटर देन 0 के अंदर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उस रीजन के अंदर वेव फंक्शन अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की पाए जाने की नॉन जीरो नहीं हो सकती, फाइनाइट होगी।
तो उसको अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं, देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास ट्रांसमिटेड ये आया था, तो P की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या 2k1, पहले इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो तो आइटा वाली टर्म क्या बन जाएगी, नेगेटिव माइनस आइटा k1 a e रेज टू पावर माइनस k2x, और दोबारा इसको ही मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, 2 ये k1 है यहां पर, देखिए 2k1 अपॉन k1 प्लस आइटा k2 इंटू ए रेज टू पावर माइनस k2x। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट देखिए कितनी बन गई, 4k1 स्क्वायर, और यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये k1 स्क्वायर माइनस आइटा के, यहां पर k2 था सॉरी, आइटा k2 का स्क्वायर, तो आइटा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये k2 का स्क्वायर। देखिए ये क्या बनेगा, k1 स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, तो माइनस आइटा k2 का होल स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1 इसको प्लस बना देगा, k2 स्क्वायर बच जाएगा, ये बच गया, इंटू ए, ये हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया था इसका, तो ये स्टार ये था। ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो ए स्टार, तो ये ए स्टार इंटू ए, इसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दूं, इंटू देखिए ई रेज टू पावर माइनस क्या बन गया हमारे पास, 2k2x, ये बन गया हमारे पास, यही तो बना है, ये क्या बन गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2, ये बना है। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकला है कि रीजन 2 के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को ग्राफिकली स्टडी करें तो क्या कंक्लूजन निकलता है, उस चीज को हम ग्राफिक्स के जरिए स्टडी करते हैं। हमने अपने पोटेंशियल स्टेप को स्टडी किया था, इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, V0 थी, और ये हमारे पास रीजन 2 था, ये रीजन 1 था। यानी कि ये जो रिलेशन है वो क्या बताना चाह रही है, देखिए ये हमारे पास कोई इंसिडेंट वेव थी जिसने इस पोटेंशियल के ऊपर जब इंसिडेंट किया था, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ये क्या कर गई थी, टोटली रिफ्लेक्ट बैक कर गई थी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहना चाहती है कि रीजन 2 के अंदर भले ही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, फिर भी यहां पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। अगर इस वेव फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है, इसके बिहाफ के ऊपर हमने ये बोल दिया कि पार्टिकल की इस रीजन के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की कुछ संभावनाएं हैं, और वो क्या निकल के आई हैं, ये निकल के आई हैं। अगर मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से समझाऊं तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहना चाहती है, ये कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से कम है, तो वो क्या कर जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा पार्टिकल। अगर पार्टिकल के पास जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से वो इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर इंसिडेंट करता है, अगर वो एनर्जी इस V0 से कम है तो पार्टिकल इज टू बी गेट टोटली रिफ्लेक्टेड। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, पार्टिकल रिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन कुछ डिस्टेंस रीजन 2 के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा। पार्टिकल यहां रीजन 2 के अंदर नहीं रुकेगा,
क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट टोटली 1 है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है, पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक तो होगा लेकिन वो कुछ डिस्टेंस को पेनिट्रेट करेगा रीजन 2 के अंदर, यानी कि वो कुछ इतना भी कर सकता है, कुछ इतना भी पेनिट्रेट कर सकता है, फिर रिफ्लेक्ट करे, कुछ इतना भी पेनिट्रेट करे, वापिस रिफ्लेक्ट कर सकता है। वो हमें पता चलेगा इस रिलेशन से। देखिए ये रिलेशन हमें क्या बता रही है, इस रीजन के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना बता रही है, और ये संभावना डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली। इसका मतलब जो ये जो वेव इंसिडेंट करेगी ना, तो वो क्या करेगी, वो एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज करेगी। यहां पर जब ये मैं आपको अगर सही वे में समझाऊं तो ये जब ऐसे इस वेव के ऊपर इंसिडेंट करेगी, ये इस बैरियर के ऊपर ऐसे इंसिडेंट करेगी, तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज करेगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब पार्टिकल की इस रीजन के अंदर पाए जाने की कुछ संभावनाएं हैं। पार्टिकल यहां तक भी इस रीजन को पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट कर सकता है, यहां तक भी इस रीजन को पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट कर सकता है, यहां तक इस रीजन के अंदर पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट कर सकता है, या मैं ये कहूं पार्टिकल यहां तक इस रीजन को पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन पार्टिकल इस रीजन को कितना पेनिट्रेट करेगा वो हमें कौन बताएगा, पेनिट्रेशन डेप्थ बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो पेनिट्रेशन डेप्थ क्या बनने वाली है स्टूडेंट, पेनिट्रेशन डेप्थ यानी कि मैं देखिए उस पेनिट्रेशन डेप्थ को समझने के लिए सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां इस रीजन के अंदर, इसका मतलब इतना ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके बाद यहां से वापस रिटर्न बैक हो गया। तो ये इस पोजीशन से क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो यहां से इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया रीजन 2 के अंदर, आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट बैक। तो इसको मैं अगर इस पॉइंट को कोई नाम तो देना पड़ेगा, सपोज करो ये एक्स डैश है और ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, x0 वाला। तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस रीजन 2 के अंदर ट्रेवल किया, जिसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा x, और वो कितना है x डैश माइनस x0, और ये कितना है x डैश माइनस x, ये तो 0 ही है ऑलमोस्ट, तो ये कितना है x डैश ही तो आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो पेनिट्रेशन इस ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी इतना भी हो सकता है, इतना ये भी डेल्टा x ही होगा, इतना भी हो सकता है, ये भी डेल्टा x ही होगा, दिस डिस्टेंस माइनस दिस, ये इतना भी हो सकता है, दिस माइनस दिस। तो ये कितना होगा, बात ये है ये डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें स्टडी किया तो हमें क्या कंक्लूजन निकल के मिला, उसको मैं अब बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं पेनिट्रेशन डेप्थ की, पेनिट्रेशन डेप्थ। तो पेनिट्रेशन डेप्थ क्या है, एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस पार्टिकल ने रीजन 2 के अंदर ट्रेवल किया है, और उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये हमें बार बार जब प्रैक्टिकल किया तो हमें क्या पता चला, इस डिस्टेंस के ऊपर वेव फंक्शन की वैल्यू रीजन 2 के अंदर, यानी कि जो वेव फंक्शन psi2 है, इस डिस्टेंस के ऊपर इस डिस्टेंस के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी रह जाए, 1/2.718 टाइम द वैल्यू ऑफ इस वेव फंक्शन की जो हमें यहां पर मिली थी, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी कि इस वेव फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इतनी रह जाए, इस डिस्टेंस के ऊपर
यानी तो क्या होनी चाहिए, इस डिस्टेंस के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू इस रीजन के अंदर, इस फंक्शन की वैल्यू इस डिस्टेंस के ऊपर x इज इक्वल टू डेल्टा x पर, जो पहले हमने ये निकाला था डिस्टेंस x के ऊपर, इस रीजन के अंदर इस डिस्टेंस की वैल्यू, इस डिस्टेंस पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी रह जाए, 1/2.718 टाइम द वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, जो हमें इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर मिली थी। और ये क्या है स्टूडेंट, ये है E। तो यहां पर अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो कितने निकल के आई, देखिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास पेनिट्रेशन डेप्थ की वैल्यू निकल के आई psi2, हमने क्या निकाला, psi2 की वैल्यू x इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू, ये हमने डिफाइन किया है पेनिट्रेशन डेप्थ को, psi2 एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो यहां पर अगर इस फंक्शन की वैल्यू को मैं पुट करूं तो क्या लिखूंगा, c e रेज टू पावर माइनस k2 डेल्टा x इज इक्वल टू 1/e, और c इंटू e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से इसको मैंने क्या डिफाइन किया, c से ये c कैंसिल हो गया, और e रेज टू पावर माइनस k2 डेल्टा x इज इक्वल टू क्या बन गया, e रेज टू पावर माइनस 1। अब ये बेस सेम है स्टूडेंट यहां पर, तो e तो कैंसिल हो गया, माइनस k2 डेल्टा x इज इक्वल टू -1। तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू निकल के आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/k2। और k2 की स्टूडेंट वैल्यू क्या है, ये है। तो यानी कि जब मैंने k2 की वैल्यू को पुट किया, डेल्टा x की वैल्यू, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई, किसकी पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन रीजन 2, 1/k2 की वैल्यू कितनी है, h कट हमारा ऊपर चला जाएगा, h कट ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2m इंटू v0 माइनस e, ये बच गया हमारे पास, जो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकल के आई है। अब मैं क्या निकाल सकता हूं स्टूडेंट, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई मेरे पास, जो ये पेनिट्रेशन डेप्थ है, ये पेनिट्रेशन डेप्थ है जिसकी ये वैल्यू होगी, और ये क्या चीज है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल सकता हूं ड्यू टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से। कैसे निकालूंगा, वो क्या कहता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h कट। तो हम यहां से इक्वल टू वाला साइन लेके चलेंगे, तो यहां से हमने डेल्टा p की वैल्यू निकाली, तो ये कितनी निकल के आई, h कट अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 1/k2, तो ये क्या बन गई, h कट अपॉन 1/k2, तो k2 ऊपर आ गया। जब हमने k2 की वैल्यू ये पुट की तो स्टूडेंट यहां पर क्या बन गया हमारे पास, देखिए इस इक्वेशन में जब हम k2 की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, तो क्या बनेगी, डेल्टा p की वैल्यू देखिए, डेल्टा p इज इक्वल टू h कट, और यहां से जब इसकी k2 की वैल्यू पुट करोगे तो अंडरूट ऑफ 2m v0 माइनस e अपॉन h कट, और ये h कट से h कट कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई, अंडरूट 2m v0 माइनस e, ये निकल के आ गई। ये अनसर्टेनिटी किस में आ गई, मोमेंटम में। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी निकाल सकते हैं, क्या बनेगा, डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 2m इंटू v0 माइनस e अपॉन 2m, ये आ गया, और ये 2m से 2m कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आ गई। अगर मेरे को पार्टिकल को रीजन 2 के अंदर रेज करना है तो मेरे को पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी देनी होगी,
यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर पार्टिकल को रीजन 2 के अंदर रेज करना है तो पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। एक तो जो पार्टिकल के पास एनर्जी थी E वो, प्लस हमें इसमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, ये जो अनसर्टेन का एनर्जी है, अगर इस अनसर्टेन को मैं इस पार्टिकल की एनर्जी में ऐड कर दूं तो पार्टिकल रीजन 2 के अंदर क्या कर जाएगा, रेज कर जाएगा। और उस कंडीशन के ऊपर पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, V0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये पोटेंशियल स्टेप इस केस के अंदर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेल पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। थैंक यू।